हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है संसाधनों का वर्गीकरण। कल मैं आप लोगों को संसाधनों के बारे में बता चुका हूँ कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपने उद्देश्य के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर इत्यादि प्रकार से संसाधनों को पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है और इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं या कौन कौन सी समस्याएं संसाधनों से उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम लोग बात करें संसाधनों के बारे में, तो संसाधन के बारे में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। अब संसाधन अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले संसाधनों में देखें तो संसाधनों में अगर हम लोग देखेंगे तो कि संसाधन संरक्षण क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है कि वर्तमान समय में मानव के द्वारा संसाधनों का जो अधिक दोहन हो रहा है, उस दोहन के द्वारा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें जिस संरक्षण की आवश्यकता होती है उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और उन अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव संसाधनों पर निर्भर रहता है। मानव जब संसाधनों पर निर्भर रहता है तो संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करता है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जब दोहन करता रहता है और संसाधन सीमित होते हैं तो प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक परिभाषा में कहा गया है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं जबकि संसाधन सीमित हैं। तो हम सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम संसाधन संरक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जब मानव ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का दोहन करता है तो प्राकृतिक असंतुलन होने लगता है। इसमें अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या अन्य प्रदूषण हो सकते हैं। तो वहीं पर्यावरणीय समस्याओं में जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जैसे वायुमंडल परिवर्तन की समस्या है, ओजोन परत की समस्या है, अम्लीय वर्षा की समस्या है, तो अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन संरक्षण से अनेकों समस्याएं होती हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया कि प्रदूषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और कुछ प्राकृतिक समस्याएं भी होती हैं। अब संसाधन संरक्षण के उपाय कि जो वर्तमान समय में जो पर्यावरणीय समस्या हो रही हैं उनका अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या को सही किया जा सकता है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करेंगे संसाधन संरक्षण की समस्या के बारे में कि कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। इसमें सबसे पहली है बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या। जनसंख्या विस्फोट की समस्या बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो रही है। वहीं औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन के साधनों में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। वहीं मानव के द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का
उपयोग भी बढ़ने से भी संस्कृति का ह्रास हुआ है। वहीं कई प्रकार की समस्या अन्य भी हो सकती हैं, चाहे वो प्रदूषण समस्या रही हों। अब ये जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं को कैसे रोका जा सकता है? तो संसाधन संरक्षण के कई सारे उपाय हैं। जैसे पहला उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। अगर हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या को, अगर आप लोग वर्तमान समय में देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारत में भी 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है। तो अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रहेगी तो अनिश्चित तौर पर ही बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम कंट्रोल कर लें तो भी हम लोग संसाधनों का संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नियोजन का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे कम संसाधनों का मानव दोहन कर पाता है। और अगर इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया जाए तो भी हम लोग कम से कम संसाधनों का दुरुपयोग कर पाएंगे। जैसे वन संसाधन, अगर हमें वन के प्रतिशत को बढ़ाना है तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना होगा और उन लागू की गई योजनाओं को बड़े पैमाने पर मानव के द्वारा सही ढंग से क्रियान्वित भी करना होगा। इसी में जैविक संतुलन। जैविक संतुलन का मतलब होता है कि मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों के मध्य जो एक संतुलन पाया जाता है वह संतुलन बना रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाहे वो पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो जैव विविधता हो, अगर मानव इसमें ह्रास करता है या इसमें कमी लाता है तो भी जैविक संतुलन टूट जाता है और जो संसाधन हैं उनका अधिक उपयोग करने से ये जैविक संतुलन है वो बिगड़ जाता है या टूट जाता है, जिससे भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऊर्जा के अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में वो प्रदूषण भी फैलाते हैं और समाप्ति में हो जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत वे संसाधन होते हैं जो एक लंबे समय अवधि तक जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और ना ही वो प्रदूषण को पहुंचाते हैं या प्रदूषण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे हम लोग लंबे समय तक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसी में वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना। वैकल्पिक संसाधन मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी प्राकृतिक संसाधन का खोज करते हैं, जैसे अगर हम लोग पहले जो रेल लाइन बनाई जाती थी तो वहाँ पे पटरियों पर लकड़ी के पेड़ों को काट करके स्लीपर लगाए जाते थे पटरियों के नीचे, लेकिन अब नए वैकल्पिक रूप पे कंक्रीट के स्लीपर बनाए जाते हैं और पेड़ों का कटना कम हुआ है। तो हमें कई और ऐसे अन्य वैकल्पिक संसाधन तलाशने होंगे जो कि संसाधनों का संरक्षण कर सकें। इसी में प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करते हुए कि मानव को ऐसे संसाधन जिनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता है या चल सकता है, केवल उन्हीं संसाधनों का सीमित दोहन करना चाहिए और ऐसे संसाधन जिसके स्थान पर दूसरा विकल्प हम तलाश सकते हैं तो ऐसे संसाधनों का हम कम से कम दोहन करें, जिससे कि संसाधनों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके। पुनः चक्रण, रिसाइकिल। पुनः चक्रण का मतलब होता है कि अगर हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं और मानव उस संसाधन में वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो हमें उनका पुनः चक्रण भी अपनाना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो पेड़ पौधे जो होते हैं, चाहे वो वनावरण का क्षेत्र होता है, अगर किसी देश में कम है तो उसको बढ़ाना मानव के हाथ में होता है, तो मानव उसका पुनः चक्रण भी कर सकता है। या ऐसे कुछ धात्विक खनिज जिसका हम लोग दोहन करते हैं, उन्हें भी हम लोग रिसाइकिल के माध्यम से पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा दोहन किए बिना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। पोषणीय इसी में नेक्स्ट है कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग के आधार पर भी हम लोग
संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि सड़क बनाते समय अगर हम लोग डाबर का प्रयोग करते हैं और डाबर की जो प्राप्ति है वो कि खनिज तेल के माध्यम से ही होती है, तो अगर हम लोग कम मात्रा में खनिज तेल का उपयोग करें और सड़क बनाना चाहते हैं तो हम इसे प्लास्टिक या कचरे के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। या और भी कई ऐसे वस्तुएं हो सकती हैं जैसे कृत्रिम ना लेकर के प्राकृतिक ना लेकर के कृत्रिम रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। नई तकनीकी का उपयोग, नई तकनीक का मतलब ये है कि मानव को नई नई खोज करनी चाहिए जिससे संसाधन का कम से कम दुरुपयोग करें। जैसे वर्तमान समय अगर हम वाहनों को देखेंगे तो वाहन पेट्रोल से चलने वाले होते हैं या डीजल से चलने वाले होते हैं, या जो रेल होती हैं वो कोयला से चलती हैं। तो अगर हम लोग इन वाहनों को कोयला के माध्यम से ना चला करके और हम इन्हें सोलर एनर्जी के माध्यम से चलाएं, जैसे ट्रेन कि कोयला की जो ट्रेनें होती हैं अगर उनके स्थान पर अगर हम लोग सोलर चलित ट्रेनें बनाएं या वाहन बनाएं तो हम कम से कम डीजल या पेट्रोल का या कोयले का उपयोग करेंगे, और जिससे कि संसाधनों का संरक्षण बड़े पैमाने पर हो पाएगा। संसाधनों का बहुउद्देश्य उपयोग, बहुउद्देश्य का मतलब होता है कि एक साथ कई सारे उद्देश्यों को पूर्ण कर लेना। जैसे मान के चलो किसी स्थान पर एक बांध बनाया जाता है और बांध पर किसी जल को इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ पर विद्युत का उत्पादन तो होता ही है, इसके अलावा वहाँ मत्स्य पालन, पर्यटक क्षेत्र, नहरों का निकालना इत्यादि, बाढ़ को नियंत्रण करना, तो कई सारे उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का जो उपयोग करते हैं उसे बहुउद्देशीय आधार पर संरक्षित कर सकें। तो ये रहा संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसके उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। इसी में दिया गया है पोषणीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सीधी परिभाषा है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना और मानव की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है उसे सतत विकास कहते हैं। एक ऐसा विकास जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करता हो और पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय की मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, नंबर 2 भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संरक्षण करता हो, नंबर 3 पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी में है पोषणीय विकास। और इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें आप लोगों ने संसाधनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधन संरक्षण क्या समस्या हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।